हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो रहेगा बीएससी 6 सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस टॉपिक का लेक्चर फर्स्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे लेक्चर फर्स्ट जो है वो देख सकते हैं। लेक्चर सेकंड के टॉपिक्स रहेंगे विनाइल पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स, एंड सेकंड रहेगा जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। इस विनाइल पॉलीमराइजेशन, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो पॉलीमराइजेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जो विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो एक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। तो जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है वो किसके बीच में होती है? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट की जाती है बाय ए सुटेबल इनिशिएटर विच एड्स टू सी डबल बॉन्ड्स टू फॉर्म रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो कि सी बॉन्ड में ऐड होता है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाता है। फिर जो ये इंटरमीडिएट है वो सेकंड मॉलिक्यूल लेता है मोनोमर का और उसके साथ जो है वो न्यू इंटरमीडिएट बनाता है। ऐसे ऐसे ये पूरी प्रोसेस चलती है और हमें एट द एंड पॉलीमर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विनाइल पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। जो विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? एक मोनोमर के ऊपर, और दूसरी जो है वो जो हमने इनिशिएटर वहाँ पे यूज़ किया उसके ऊपर वो विनाइल पॉलीमराइजेशन डिपेंड करती है। और हमारे पास 3 इंटरमीडिएट्स देखने को मिलते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन। फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन जो है वो चेन रिएक्शन से प्रोसीड होती है और इन्वॉल्व करती है, मतलब यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो जनरेट करेगा फ्री रेडिकल्स। और जनरली यूज्ड कैटलिस्ट कौन होते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स एंड द सॉल्ट्स ऑफ पर एसिड्स। या तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पर ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, या तो हम पर एसिड्स के सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। इस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन में जो रिएक्शन प्रोसीड होती है या रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। और ये 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट इज इनिशिएशन स्टेप, सेकंड इज प्रोपेगेशन स्टेप एंड थर्ड इज टर्म। सो फर्स्ट इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप। जो रिएक्शन है वो किससे इनिशिएट होगी? बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी किससे? जो कि हमने वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया। जैसे हमने ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड यूज़ किया, तो जो ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बेंजाइल पर ऑक्साइड लिया है, ये जो है वो चेन को इनिशिएट करेगा बाय फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। हमारे पास यहाँ पे रेडिकल्स की फॉर्मेशन हुई। देन फॉर्म्ड रेडिकल एड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोमर टू स्टार्ट द चेन बाय फॉर्मिंग फ्री रेडिकल कंटेनिंग मोनोमर यूनिट। फिर ये जो फ्री रेडिकल है ये मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्ट करके उसे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे जो हमने ये बेंजोइल रेडिकल लिया, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एज अ आर रेडिकल, और ये हमारे पास है मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट इसके साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म होगा। एंड इस चेन प्रोपगेशन स्टेप, इस स्टेप में क्या होगा? जो हमने फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट किया था वो सेकेंड मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नया रेडिकल बनाएगा, और एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके जो है वो रिएक्शन आगे आगे प्रोसीड होती रहेगी और नया नया मोनोमर यूनिट उसके अंदर जुड़ता जाएगा। हेयर इज़ द रिएक्शन। यहाँ पे ये जो रेडिकल है ये हमने फर्स्ट स्टेप में जनरेट किया था, और ये सेकंड मोनोमर यूनिट। अब यहाँ पे एक अलग से मोनोमर यूनिट जो है वो आगे रिएक्शन में ऐड हुई, और ये सो ऑन ऐसे चल के हमें एक एलोंगेटेड लॉन्ग चेन देखने को मिलेगी। सेकेंड टाइप आती है हमारे पास विनाइल पॉलीमराइजेशन की, कैटाइनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट या कार्बोकेटाइन स्पीसीज जो है वो जनरेट होगी। अब ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है या टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो किससे होती है? बाय चेन रिएक्शन से होती है और इन्वॉल्व करती है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्गली एसिडिक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है। जनरली यूज कैटलिस्ट हो गए प्रोटोनिक एसिड्स सच एज H2SO4, AlCl3 एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म, कि जो कैटाइन विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो कैसे प्रोसीड होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। सो रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे हम एक एसिड का प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप।
सो फर्स्ट इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप, कि जो रिएक्शन है वो इनिशिएट होगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मोनोमर, कि जो एसिड है वो मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा और हमें एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, वो बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर ऐड करेगा अनदर मोनोमर मॉलिक्यूल को टू यील्ड सेकंड कार्बोकेटाइन एंड प्रोसेस कंटिन्यूज टिल लार्ज पॉलीमर इज फॉर्म्ड। सेम जैसा हमने फ्री रेडिकल के केस में पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम वैसे स्टेप है, बट वहाँ पे फ्री रेडिकल था और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, जो इलोंगेटेड चेन सेकेंड स्टेप में फॉर्म हुई, वहाँ पे जो है वो प्रेजेंस ऑफ कार्बोकेटाइन अभी भी थी। अब उस कार्बोकेटाइन को रिमूव करने के लिए हम इस स्टेप का यूज़ करते हैं, और वो कैसे हो सकता है? बाय द लॉस ऑफ अ प्रोटोन फ्रॉम द ग्रोइंग कार्बोकेटाइन। जैसे ही यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटोन होगा तो जो ग्रोइंग कार्बोकेटाइन था वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक पॉलीमर मिल जाएगा। जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है वो इजीली कहाँ पे टेक प्लेस होती है? विद मोनोमर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे मोनोमर जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बिकॉज इट स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन जो कि रिएक्शन के बीच में फॉर्म हुआ उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स दीज डीस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। लेकिन एनाइनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, ये जो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है ये इनिशिएट होती है बाय एनाइन कैटलिस्ट एंड इन्वॉल्व्स कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट। वो मोनोमर्स जो कि इजीली एनाइनिक पॉलीमराइजेशन शो करते हैं वो होते हैं कौन? एल्कीन्स कैरिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे एल्कीन जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। सेम वही 3 स्टेप्स रहेंगे, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एनाइनिक कैटलिस्ट होगी। सेम वही है कि जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया वो मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा और हमें एनाइनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी या कार्ब अनाइन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। सो इसमें भी वैसे ही चलेगा जैसा हमने पहले 2 केसेस में देखा कि जो कार्बन आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ वो किसके अंदर ऐड होगा? एड्स टू अनदर मोनोमर मॉलिक्यूल टू यील्ड सेकंड कार्बन आयन, वो दूसरे मोनोमर यूनिट के साथ ऐड होगा और हमें एक सेकंड कार्बन आयन देखने को मिलेगा। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब तक लार्ज पॉलीमर हमें फॉर्म नहीं होता। अब जो चेन है वो कैसे टर्मिनेट होगी? सोर्स ऑफ प्रोटोन इज एडिड। अब हम कैटाइनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन में प्रोटोन को रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटोन की एडिशन होती है और हमें एक पॉलीमर चेन मिलती है। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन, कि जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है वो गिव राइज करती है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स को, नॉट द लीनियर वन। अब इन ब्रांचेस की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं और दे डू नॉट फिट वेल एंड हैव लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, जिसकी वजह से ये फिट नहीं बैठते और इनकी लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती है। नेक्स्ट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। हमारे पास 3 टाइप्स की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट इज आइसोटेक्टिक। आइसो का मतलब होता है सेम, टेक्टिक का मतलब ऑर्डर, कि अरेंजमेंट इन विच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्सटेंडेड जिगजैग चेन। ये हमारे पास जिगजैग चेन है, अब ये सेम ऑर्डर में है। सेकेंड इज सिंडियोटेक्टिक। अब यहाँ पे सिंडियो का मतलब है अल्टरनेटिंग एंड टेक्टिक का मतलब है ऑर्डर, कि ऐसी अरेंजमेंट जिनमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स एक रेगुलर अल्टरनेट पोजीशन पे हो, किसमें? चेन में। कि थर्ड इज एटेक्टिक। एटेक्टिक मीन्स नो ऑर्डर, कि इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक रैंडम ऑर्डर में होती है, किसी भी साइड में जो है वो प्रेजेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन एक टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका? एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का और एक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का, टू प्रोड्यूस स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स। इस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन में हमारे पास लीनियर और हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर जो है वो फॉर्म होते हैं, जैसे कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, आइसोटेक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन। हेयर इज़ द मैकेनिज्म ऑफ जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। ये एक जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है
और ये एक मोनोमर यूनिट है। तो यहाँ पे ये वेकेंट स्पेस होता है, तो ये मोनोमर यूनिट यहाँ पे जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी, फिर इसकी इंसर्शन होगी एट द एंड। इस स्टेप के बाद जो है वो चेन की यहाँ से टर्मिनेशन होगी और हमारे पास एक पॉलीमर देखने को मिलेगा। 3 मेन एडवांटेजेस ऑफ Ziegler-Natta catalyst. First is polymerization takes place under relatively milder conditions. Second is polymer obtained are straight chain with almost no branching. And third is polymerization takes place in stereospecific manner. It is possible to prepare either isotactic or syndiotactic form by the proper choice of Ziegler-Natta catalyst. कि हम Ziegler-Natta catalyst की proper choice से या तो आइसोटैक्टिक बना सकते हैं या तो सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि Ziegler-Natta पॉलीमराइजेशन में हमें स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑब्टेन्ड होते हैं, फॉर्म होते हैं। स्ट्रेट चेन होने की वजह से ये आपस में इजीली फिट होते हैं एंड हैव हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, जिसकी वजह से इनकी हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती है और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर जो है वो फॉर्म करते हैं। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर सेकंड कंप्लीट होता है। होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट में अपनी क्वेरी या डाउट पिन कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।